वर्गों में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। हालांकि इसका बेसिक परिचय कल हमने देख लिया था, जिसमें हमने दो स्थलाकृतियां यू आकार की और लटकती घाटी का अध्ययन कर लिया था। देखिए ये चैप्टर है यानी 11th की ज्योग्राफी के अंदर भी लगता है, ये टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर थर्ड यूनिट के अंदर भी लगता है। इसके साथ ये एमए ज्योग्राफी के अंदर भूआकृतिक विज्ञान के अंदर भी लगता है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो यानी सहायक रहने वाला है। इसके अलावा इसमें जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इससे पूर्व वाला जो हमने टॉपिक देखा था नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, तो यह टॉपिक विशेष रूप से क्या है, बी पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के लिए यह काफी सहायकपूर्ण रहने वाला है। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो हिम नदी बेसिकली होती क्या है, तो कल हमने डिस्कस कर लिया था कि ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां तापमान कम होने के कारण यानी बर्फ हमेशा जमी रहती है, और उसके अंदर हिम है वो ढाल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे कर्ष करती हुई जो घाटियां हैं उनमें से यानी गुजरती हुई वहां पर अपरदन का कार्य करती है, जिसे हम उत्ताटन की क्रिया और घर्षण शनि घर्षण की क्रिया कहते हैं। इसके अलावा जो अपर्दित मलबा है वो मंद गति से चलता है और मार्ग में यदि रुकावट आती है तो वहां हिम नदियां अपना निक्षेपात्मक कार्य भी करती है। तो हमने देखा था उत्ताटन के अंदर यानी हिम नदी अपने चट्टानों को तोड़कर फोड़कर यानी अपरदन करती है, वहीं घर्षण की क्रिया के कारण जिस क्षेत्र की चट्टानों से गुजरेगी उसके साथ जो हिम नदी के जो ग्लेशिकल पदार्थ है जिसमें कंकड़ पत्थर बजरी हिम के विभिन्न टुकड़े वो चट्टानों से टकराते हैं और टकराने से उसमें घर्षण होता है और अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण इसके अंदर होता है। तो कल हमने देखा था यानी यू आकार की घाटी, उसको एक बार थोड़ा पुनः मैं रिपीट कर देता हूं कि पर्वतीय भागों के अंदर क्या है, घाटी हिमनद यानी ऐसी घाटियों में से होकर प्रवेश करती है जो क्या है, उसके ढाल क्या होंगे, बेसिकली खड़े होते हैं और उसकी तली संपाट होती है। तो हिमनदी ऐसी घाटियों में यानी घर्षण की क्रिया करती है, शनि घर्षण की क्रिया करती है, उत्ताटन की क्रिया करती है, जिसके कारण हिमनदी की जो घाटी है अंग्रेजी के यू अक्षर के अनुसार यानी यू अक्षर की जैसी घाटी का निर्माण होता है, जिसको हम यू आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो आर्कटिक क्षेत्रों अंटार्कटिक क्षेत्रों या हिमालय वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर ऐसी आकृतियां मुख्य रूप से क्या है, हिम नदियां बनाती है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से क्या हिम नदी मिलना जरूरी नहीं है, वो निर्भर करता है कि उसकी अक्षांश स्थिति के। ध्रुवीय क्षेत्रों में 0 डिग्री पर भी क्या हिम नदी मिलेगी, और जो ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है वहां लगभग क्या है, लगभग 600-650 किलोमीटर के आसपास मिलेगी, और इसके अलावा अलास्का वाला क्षेत्र है वहां लगभग 1686 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगी। और हम बात करते हैं हिमालय के अंदर यानी 4300 से लेकर 5300 मीटर तक हिम नदियां यानी हिम रेखा मिलती है, उससे ऊपर वाले हमेशा बर्फ रहती है। वहीं विषुवतीय के क्षेत्रों में 5600 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये हिम नदियां पाई जाती है। तो यानी ये तो होगी यू आकार की घाटी, लटकती घाटी। लटकती घाटी क्या होता है, जब मुख्य रूप से हिम नदी प्रवाहित होती है और हिम नदी के अंदर सहायक नदियों की संख्या ज्यादा होती है, ग्लेशिकल पदार्थ की मात्रा इसके अंदर बेसिकली ज्यादा मिलेगी, तो घाटी क्या करती है, अपनी तलहटी को अधिक काट देती है, गहरी हो जाती है ये। लेकिन उसकी सहायक हिम नदियां होती है, वो सहायक नदियां यानी कम ग्लेशिकल पदार्थ होने के कारण अपनी तलहटी को कम काटती है। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मुख्य हिम नदी के अंदर सहायक हिम नदी की जो घाटियां लटकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको लटकती घाटी या हैंगिंग वैली के नाम से भी क्या है, जाना जाता है, या इसको निलंबित यानी घाटी के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं शरट या हिमगर्भ। ये जो स्थलाकृतियां हिम नदी के अपरदन क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। उसके बाद हम यानी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में हेमोड, ड्रेमलिन, एस्क
कैंटिल के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं भी सरक बेसिकली होती क्या है भाई। देखिए हिम नदी के अंदर क्या होता है, जो मुख्य घाटी हिमनद होता है वो यानी शीर्ष पर जो निर्मित होती है, यानी ये कोई हिमनद ऊपर का भाग शीर्ष पर्वतीय क्षेत्र है और घाटी हिमनद यहाँ से गुजरेगा तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, अर्धवर्ताकार, यानी ये अर्धवर्ताकार या यूं कहें इसके अंदर एक कटोरे नुमा विशाल गर्त बन जाता है। यानी ये अर्धवर्ताकार और ये बीच में क्या बन गया है कि ये गर्त बन गया और ये आराम कुर्सी की जो जैसी आकृति होती है जिसके पार्श्व ढाल क्या होंगे, खड़े ढाल वाले होते हैं और क्षैतिज भाग क्या होता है, आरामदायक कुर्सी जैसी सलाकृति बनती है ये वाली। तो ये ऐसी जो ये आरामदायक कुर्सी वाली जो तल जैसी जो आकृति बनती है प्राय मुख्य रूप से क्या हिम से ये भरे होते हैं, जिसलिए इसको हिम गवर या हिम गर्त के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो कलाकृति यहाँ ये भर जाती है, कई बार यहाँ मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में हिम पिघल जाती है तो यहाँ गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है जिसको हम भूरग शुंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे हिमनदी नीचे की तरफ यानी प्रवेश करती है तो निचले भाग में ढाल थोड़ा सा तीव्र होता है तो नदी के जो ग्लेशियल पदार्थ हैं जिसको नदी के हिमनदी के औजार कहते हैं वो वहां पर उत्ताटन की क्रिया करते हैं और उत्ताटन के कारण यहाँ छोटे छोटे खांच बन जाते हैं और छोटे छोटे मुख्य रूप से क्या है हिम वीतर बन जाते हैं। वीतर का मतलब छोटे छोटे जो यानी खांच तुल्य जो गर्त बनते हैं उसको हम हिम वीतर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आरामदायक कुर्सी की जो आकृति होती है और जिसको हम हिम वीदर या हिम गर्त भी कहते हैं और जो मुख्य रूप से अर्ध कटोरे रंगमंच के समान होती है और आरामदायक कुर्सी जैसी सलाकृति होती है, तो ऐसी जो हिम नदी के द्वारा निर्मित सलाकृति होगी उनको हम मुख्य हिमगार या हिम गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो या हिम गौहर भी इसको प्रमुख रूप से क्या है संबोधित किया जाता है। रटना नहीं है, हिम नदी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से जब प्रवाहित होती है तो उस क्षेत्र में उत्ताटन घर्षण शनि घर्षण की क्रिया के कारण क्या है यानी ऊपरी जो हिम नदी घाटी का क्या पर जो मुख्य रूप से अर्धवर्ताकार या कटोरे नुमा जो गर्त बनता है जिसके पार्श्व ढाल बेसिकली क्या होंगे, खड़े ढाल वाले होंगे, क्षैतिज भाग आरामदायक कुर्सी जैसी सलाकृति बनती, यहाँ सड़क का निर्माण होता है। जो ऐसी जो आरामदायक कुर्सी का जो तल जैसे बनता है तो प्राय ऐसे मुख्य रूप से क्या हिम से भरे हुए जो मुख्य रूप से क्या है सलाकृति होती है जिसको हिम गवर हिम गर्त के नाम से या हिम गवर के नाम से जानते हैं। निचले भाग के अंदर यानी उत्ताटन की क्रिया के कारण घर्षण की क्रिया का कारण हिम गर्त या हिम वीदर का निर्माण इसके अंदर होता है। तो ये हो गया सरक या हिमगवर। इसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे अरेट या तीक्ष्ण कटक या इसको अरेटी या सिरते कटक या इसको कंगीनुमा कटक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जब एक पर्वतीय कटक के दोनों ढालों पर हिम नदियां अनेक शर्ट बना देती है, यानी हिम नदियां अनेक शर्ट यानी ये जैसे हिम नदी आ रही यहाँ से बहेगी तो ऊपर पड़ेगी तो मुलायम चट्टाने वहां से हटा देती है, कठोर चट्टाने वहां पर खड़ी रहती है तो छोटे छोटे कई सड़क का मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर बन जाते हैं। तब ये जो मुख्य रूप से क्या है आकृति के अंदर यानी कंगीनुमा कटक का निर्माण होता है जिसके मुख्य रूप से अपर्दन के कारण तेज जो नुकीले सुई की खड़ी ढाल के मुख्य रूप से छोटे छोटे यानी सड़क बनते हैं, छोटे छोटे यानी यूं कहें कि तीखे नुकीले कटक बनते हैं और उसकी आकृति दूर से देखने पर ऐसे लगती है जैसे कोई यानी बारिश मारने वाला कंगा हो, इसलिए इस कलाकृति को कंगीनुमा कटक के नाम से जाना जाता है। और चूंकि ये यानी दांत के तुल्य नुकीले कटक होते हैं तो इसलिए इसको तीक्ष्ण कटक के नाम से भी जाना जाता है और मुख्य रूप से इसको सिरते कटक के नाम से भी इसको संबोधित है वो किया जाता है। तो हिम नदी के मार्ग के अंदर जब मुख्य रूप से मिश्रित प्रकार की यानी चट्टाने होती है, कठोर चट्टाने वहां से हट नहीं पाती, मुलायम चट्टाने वहां से हट जाती है और कई सड़क मुख्य रूप से एक ही क्रम में मुख्य रूप से बनते हैं और जिसके ऊपर के भाग यानी तीखे नुकीले
कटक के रूप में निकले रहते हैं और इसकी यानी स्थलाकृति मुख्य रूप से बाल संवारने वाले जो कंघे जैसी बनती है, इसलिए इसको कंघी नुमा कटक के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। देखिए इससे पहले हमने जो स्थलाकृति थी देखी थी यानी हिमगवर। तो हिमगवर को मुख्य रूप से क्या है, यानी कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है कि हिमगवर को जर्मनी में क्या कहते हैं। तो जर्मनी में इसको यानी कोरी के नाम से जाना जाता है। किसको नाम से जाना जाता है, या इसको हम मुख्य रूप से क्या है, कोरी के नाम से जाना जाता है। क्या, कोरी, कहा, जर्मनी के अंदर इसको। इसके अलावा स्कैंडिनेवियन देश होते हैं और उस स्कैंडिनेवियन देश में इसको कैसल के नाम से जानते हैं। क्या, कैसल, स्कैंडिनेवियन देशों में कैसल, जर्मनी में इसको कोरी नाम से जाना जाता है। ये यूजीसी नेट के अंदर और एसएससी के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो ये हमने इसके बाद हमने देख लिया आरेख या तीक्ष्ण कटक। इसके बाद हम बात करते हैं हॉर्न या गिरिसरंग। देखिए जब किसी पहाड़ी के पार्श्व पर यानी कई मुख्य रूप से सरक बनते हैं और जब ये निरंतर अपघर्षण, घर्षण, शनि घर्षण की क्रिया के कारण पीछे हटते जाते हैं और पीछे हटने से मुख्य रूप से पिरामिड के आकार की एक स्थलाकृति बनती है और उस पिरामिड की स्थलाकृति के अंदर ऊपर वाला जो भाग होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, यानी तीक्ष्ण, नुकीला और चोटी तुल्य मुख्य रूप से होता है। तो ऐसी जो मुख्य रूप से क्या है, चोटी तुल्य और यूं कहें कि इसके अंदर पिरामिड के आकार की जो मुख्य रूप से जो स्थलाकृति बनती है जिसके अंदर ऊपर चोटी होती है उसको हम यानी सरंग, हॉर्न गिरिसरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जैसे हिम नदी दो भागों से यानी यहाँ सड़क से होकर नीचे प्रवाहित होती है, यहाँ तीक्ष्ण कटक को काटती हुई बहती है। तो यानी मुख्य रूप से पिरामिड समतुल्य होती है जिसका ऊपर वाला भाग यानी तीक्ष्ण कटक चोटीनुमा होता है। तो ऐसी स्थलाकृति को हॉर्न या गिरिसरंग के नाम से जाना जाता है। तो आल्प्स पर्वत, आल्प्स और आल्प्स पर्वत के अंदर यदि हम देखना चाहें और ये इसकी स्थिति यूरोप के अंदर है आल्प्स की और स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, यानी एक हॉर्न पाई जाती है, मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न के नाम पर इस जो स्थलाकृति का बन गया हॉर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। चोटी, गिरी का मतलब होता है यानी चोटी और यानी गिरी का मतलब पर्वत, शरण का मतलब चोटी। तो यानी पर्वत की चोटी तुल्य जो मुख्य रूप से पिरामिड सदृश जो स्थलाकृति हिम नदी के अपरदन क्रिया के कारण जो स्थलाकृति बनती है इसको यानी हॉर्न या गिरिसरंग के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड का जो आल्प्स पर्वत है उसकी जो मैटरहॉर्न के नाम पर इस स्थलाकृति यानी यहाँ इसका उदाहरण मिलता है, इसलिए इसको हॉर्न के नाम से जाना जाता है। गिरी का मतलब पर्वत, सरंग का मतलब चोटी, यानी मुख्य रूप से पिरामिड सदृश भूखंड जिसकी यानी ऊपर की जो यानी चोटी होती है उसको हम हॉर्न या गिरिसरंग के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हॉर्न या गिरिसरंग। या इसके बाद हम देखेंगे शरंग पुंछ के नाम से। यानी क्या होता है, कई बार जो हिम नदी के मार्ग के अंदर क्या होता है, कई बार हिम नदी के मार्ग के अंदर जो बेसाल्ट या आर्द्र चट्टानें आ जाती है जो क्या है बेसिकली यानी कठोर होती है और उस कठोर चट्टान के मुख्य आ जाने से जिससे वो हिम नदी क्या है उसके ऊपर चढ़ती है और जिसके कारण इस जो यानी ये जैसे हिम नदी यहाँ से आ रही है, कठोर बेसाल्ट चट्टानें आ गई तो उसके आसपास वाली मुलायम चट्टान तो यहाँ से हट जाती है और फिर वो नीचे जाती है। तो नीचे वाली जो चट्टान है वो मुख्य रूप से क्या है, ये भाग जो मुलायम चट्टानें बनी रहती है। तो इस प्रकार ज्वालामुखी ग्रीवा के ऊपर जो चोटी होती है और उस चोटी के को हम कहते हैं शरंग और शरंग के पीछे यानी असंगठित चट्टानों की एक लंबी पूंछ होती है जिसको हम शरंग पूंछ के नाम से जाना जाता है। और ये शरंग पूंछ मुख्य रूप से क्या होता है, यानी नदी इस साइड में आएगी तो
निचली क्षेत्र में तो अपरदन कर देगी, यहाँ से मुलायम चट्टान यहाँ से गिरती है तो यहाँ जो कठोर चट्टान के कारण ये अपरदन नहीं हो पाती और एक लंबी चोटी यानी ये तो होगी शरंग, और शरंग के पीछे एक लंबी चोटी बनती है, उसको हम शरंग चोटी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए ये ऐसी शरंग चोटी जो इंग्लैंड का जो एडिनबर्ग का जो पर्वत श्रेणी है उसकी जो कासिल रॉक्स है वो मुख्य रूप से क्या है, शरण पुंज का एक उत्तम उदाहरण है। कई बार उदाहरण भी पूछा जाता है, तो शरण पुंज का उत्तम उदाहरण क्या है, इंग्लैंड का जो एडिनबर्ग पर्वत श्रेणी है उसकी जो कासिल रॉक्स है, कासिल रॉक्स शरण पुंज का एक उत्तम उदाहरण है वो माना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्थलाकृति देखेंगे भेड़ पीठ शैल। तो भेड़ पीठ शैल का यदि हम उदाहरण देखना चाहें तो इसके अंदर क्या होता है, जब कभी हिमनदी के मार्ग के अंदर, जैसे ये कोई हिमनदी है, हिमनदी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान आ जाती है, तो उस कठोर चट्टान के मार्ग में आ जाने के कारण क्या है, हिमनदी उस पहाड़ी के अवरोध को यानी पार होने से न जाकर उसके ऊपर चढ़ना प्रारंभ कर देती है। जैसे ये हिमनदी आ रही, हिमनदी क्या करती है, इसके ऊपर चढ़ना प्रारंभ कर देती है, और जैसे ऊपर चढ़ेगी तो हिमनदी चूंकि वैसे गुरुत्व ढाल के कारण या ग्रेविटी पावर के कारण मंद कर्षण करती हुई चलती है, तो इस साइड के अंदर जब हिमनदी ऊंचे ढाल पर चढ़ेगी तो धीरे धीरे घिसती हुई यानी हिमनदी आगे बढ़ती है, तो ये भाग तो हो जाता है चिकना व स्मूथ हो जाता है। लेकिन जब हिमनदी का यानी मुख्य रूप से इस जो कटक है या इस मुख्य रूप से कठोर भूखंड है इसके ऊपर चढ़ने के बाद जब इससे नीचे उतरती है तो वहां उत्ताटन की क्रिया करती है, उसके अंदर यानी मुख्य रूप से तोड़ फोड़ की क्रिया करती है, उसको मुख्य रूप से क्या है, उबड़ खाबड़ कर देती है, और जिसके कारण यानी यहाँ पूरे यानी कई प्रकार की उबड़ खाबड़ शिलाकृतियां मुख्य रूप से बनती है, और ये शिलाकृति दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई भेड़ बैठी हुई हो, और भेड़ की जो पीठ होती है और पीठ सदृश्य मुख्य रूप से क्या है यानी हिमालय की अपरदन क्रिया के कारण जो शिलाकृति बनती है उसको हम भेड़ पीठ शैल के नाम से जाना जाता है। मेष शिला यानी मुख्य रूप से बर्फ की जो शिला जो भेड़ के पीठ जैसी आकृति की होती है, इसलिए इसको मेष शिला, क्योंकि इसने रॉस मोटाने नामक यानी भूगोलवेता ने इस कलाकृति का सर्वप्रथम पता लगाया, इसलिए इस कलाकृति को रॉस मोटाने के नाम से भी जाना जाता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, जब हिमनदी के मार्ग के अंदर कोई यानी ऊंची कठोर चट्टान आ जाती है तो नदी उनके पार्श्व से नहीं जाकर उसके ऊपर चढ़ना प्रारंभ करती है, तो ऊपर हिमनदी मंद गति से कर्षण करती हुई जाती है, तो ये भाग तो इसका स्मूथ हो जाता है। जैसे इसके ऊपर चढ़ने के बाद इससे नीचे उतरती है तो उत्ताटन की क्रिया के कारण उसमें यानी मुख्य रूप से क्या करती है, उसको उखाड़ने का कार्य करती है, उसमें तोड़ फोड़ का कार्य करती है, जिसके कारण यहाँ पर मुख्य रूप से क्या उबड़ खाबड़ शिलाकृतियां बनती है, जो ऐसी शिलाकृति दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई भेड़ बैठी हुई है, और भेड़ की पीठ जैसा दृश्य शिलाकृति हिमानी की अपरदन क्रिया के कारण जो बनती है उसको भेड़ पीठ शैल के नाम से जाना जाता है। तो ये तो होगी क्या, भेड़ पीठ शैल, और रॉस मोटाने ने मुख्य रूप से इसकी खोज की, इसलिए इसको रॉस मोटाने के नाम से जाना जाता है, इसको मेष शिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हिम सोपान। हिम सोपान हिम नदी के अपरदन क्रिया के कारण जो शिलाकृति बनती है। देखिए बेसिकली होता क्या है, यानी जब नदी ऐसी चट्टानों में से होकर बहती है जो मुख्य रूप से क्या है, यानी एक ही स्तर के सारे मुख्य रूप से क्या है भरी हुई हो, और उसमें जब नदी अपने ग्लेशियल पदार्थ को लेके जाती है तो क्या करती है, उनके पार से निचले भाग में हिमनद पदार्थ गिरेगा तो यहाँ खड्डा बन जाएगा, फिर यहाँ से जाएगी यहाँ खड्डा बन जाएगा। तो मुख्य रूप से क्या यहाँ दो शिलाकृति बनती है, एक तो क्या बनता है हिम माने बर्फ का सोपान माने सीढ़ियां, यानी अपने जो यानी मकानों के अंदर सीढ़ियां होती है जो एक ही क्रम के अंदर घटते क्रम में होती है, जब ऊपर चढ़ते हैं
तो ये सीढ़ियां जो विशाल आकार की होती है, विशाल यानी हिम्मत चट्टानों में बनती है, तो यानी ऐसा लगता है जैसे जो दैत्य लोग हो या राक्षस लोगों के उपयोग में ली जाने वाली जो सीढ़ी सदृश शिलाकृति बनती है, इसलिए इस शिलाकृति को दैत्याकार सोपान के नाम से जाना जाता है। इसको हिम सोपान को। और हिम सोपान के निचले भागों में जब हिम्मत पदार्थ नीचे गिरता है, तो जैसे ये हिम सोपान है, यहाँ या निचले भाग में हिम नदी का ग्लेशियल पदार्थ अपरदन करेगा तो यहाँ छोटी छोटी झीलें बन जाती है, और इन झील को कहते हैं पैडनास्तर झील के नाम से जाना जाता है। तो पैडना यानी हिम सोपान तो क्या हो गया, जब हिम नदी के मार्ग में यानी एक ही क्रम में घटती चट्टानें हो तो वहां हिम नदी के अपघर्षण, सन्निघर्षण, उत्पाटन की क्रिया के कारण यानी विशाल सीढ़ी क्रम का मुख्य रूप से हिमानी की अपरदन क्रिया के कारण निर्माण होता है, तो उसको हिम सोपान कहते हैं। और ये हिम सोपान काफी यानी सीढ़ियां काफी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी होती है, और ऐसा लगता है जैसे किसी दैत्य राक्षस के द्वारा यानी ऐसी सीढ़ियों का प्रयोग किया गया हो, तो इसलिए इसको दैत्याकार सोपान कहते हैं। दैत्याकार सोपान में जब हिम नदी ऊपर से नीचे ग्लेशियल पदार्थ गिरता है, तो उसमें घर्षण, सन्निघर्षण, उत्ताटन की क्रिया के कारण उसके निचले सीढ़ी के निचले हिस्से के अंदर छोटी छोटी झीलें बन जाती है। इन झीलों को पैडनास्तर झील के नाम से जाना जाता है। तो एक एक दो दो नंबर के पर्सन इसमें से क्या है पूछे जाते हैं, चाहे वो 11th के एग्जाम हो या बीए पार्ट फर्स्ट के या एमए परिवेश ज्योग्राफी का जो भूआकृतिक विज्ञान है, इसमें ये टॉपिक लगते हैं। तो इस प्रकार यानी हिम सोपान के निचले भागों में हिम्मत पदार्थ के अपरदन क्रिया के कारण जो छोटी छोटी झीलें बनती हैं, उस झीलों को पैडनास्तर झील के नाम से इसको प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। इसके बाद एक शिलाकृति हम देखेंगे कोल, और कोल को मैं यह लिखना भूल गया तो यहाँ इसको नोट कर देते हैं। कोल क्या होता है, कोल एक प्रकार का दर्रा होता है। कोल, चलो भाई, कोल या इसको दर्रा कहते हैं। आपको पता है कि प्राचीन काल में भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं, चाहे हुन हो, चंगेज हो, मंगोल हो, तुर्क हो, वो भारत के अंदर बोलनल है, टोची है, गोमल है, और मुख्य रूप से कई जो ये दर्रे, उन दर्रों से होकर भारत के अंदर यानी जो आक्रमण या आज भी भारत और सिक्किम के बीच नाथुला दर्रे से मुख्य रूप से व्यापार होता है। हालांकि पिछले यानी 2 साल से इसको मुख्य रूप से क्या है बंद कर दिया गया है। तो दर्रे बेसिकली इसके अंदर यानी हम बात करना चाहें तो यानी जब दो आसान सड़कों के मिलने से जो निर्मित आर पार जो मार्ग बनता है, यानी दो आसान सड़क, ये बेसिकली सड़क, दो आसान सड़कों के नीचे निमंत्रित होने, इसका अपरदन होने से जो आर पार जो मुख्य रूप से क्या है जो मार्ग बनता है, जो एक यानी पर्वत श्रेणी से दूसरे पर्वत श्रेणी को पार करने वाला जो मार्ग बनता है, उसको हम कोल या दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो भारत में चाहे वो यानी जम्मू कश्मीर का जो जिला दर्रा हो, उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा हो, या सिक्किम का नाथुला दर्रा हो, अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला दर्रा हो, तो ये दर्रे मुख्य रूप से क्या होता है जब हिम नदी, ये तो दर्रे हैं बेसिकली इसके अंदर नदी के द्वारा, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर हिम नदी के द्वारा भी ऐसे दर्रों का निर्माण किया जाता है। तो इन दर्रों को कोल के नाम से जाना जाता है। और ये जो कोल होते हैं यानी प्राचीन काल के अंदर आज भी हम बात करते हैं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जो चरवाहक जाति है, जैसे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में गुर्जर लोग हैं, तो पहाड़ी भागों में पार करने के लिए इन कोल और दर्रों का प्रमुख रूप से क्या है प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट शिलाकृति के अंदर यानी नुनाटक, फ्योर्ड, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के हम हिमोड, ब्रेमले, एस्कर और कैंटिल हमम जैसी अपरदनात्मक शिलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो इसलिए मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इससे पूर्व वाला वीडियो देखें, क्योंकि ये जो डायग्राम एक एक यानी श्रृंखला के अंदर बने हुए हैं, लास्ट के अंदर इसमें हम एक रेखा चित्र भी बनाएंगे, तो जिसके माध्यम से एक शिलाकृति दूसरी शिलाकृति से कोरिलेटेड है,
और जब किसी चीज को हम यानी अंतर संबंध कर कोरिलेटेड कर उसका अध्ययन करते हैं तो वो कलाकृति हमें आसानी से याद हो जाती है। इसी के साथ मैं एक बार और भी कहना चाह रहा हूं कि कोरोना महामारी के दौरान थोड़ा सा क्या है मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और थोड़ी सी अपने और अपनों का ध्यान रखें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।